नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज की डेट है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है नेशनल कंज्यूमर डे, उपभोक्ता दिवस जिसको हम कहते हैं, कॉटन का जो है उद्योग, पूरी इंडस्ट्री, जन विश्वास बिल, रॉकेट लॉन्च, ग्रीन वॉशिंग, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौता। तो ये है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। अब हम ये देखते हैं कि इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में हमारे लिए क्या क्या पढ़ने के लिए है। देखो, सबसे पहले तो ये जो नेशनल कंज्यूमर डे है, ये टॉपिक क्यों लिया गया है? क्योंकि ये टॉपिक में अभी रिसेंटली ही 24 दिसंबर हमने क्या मनाया है? नेशनल कंज्यूमर डे, उपभोक्ता दिवस। देखिए, 1 दिसंबर वो वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा 10 दिसंबर मैंने आपको बताया था हम क्यों मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके अंदर 6 दिसंबर में मैंने आपको बताया था मैत्री दिवस। मैत्री दिवस किसके लिए मनाते हैं? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत अच्छे संबंधों के लिए हम क्या मनाते हैं? मैत्री दिवस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इन 3 दिनों के बाद, ये इंपॉर्टेंट 3 दिन है। उसके बाद 16 दिसंबर वो क्या है? विजय दिवस, जब किसको आजादी मिली थी? बांग्लादेश को यहाँ पर पाकिस्तान से आजादी मिलती है और वॉर की भी यहाँ पर खत्म होता है 16 दिसंबर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को क्या मनाता है? यूएन का सॉलिडरिटी, एकता दिवस, ठीक है, यूनिटी डे मनाते हैं, हमारा नहीं, वो यूएन का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 22 दिसंबर वो है मैथमेटिक्स डे, है ना। ये मैथमेटिक्स डे इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर हम क्यों मनाते हैं? फार्मर्स डे, हमारा कृषि दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे सबसे छोटे कार्यकाल के लिए रहे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, इसलिए 23 दिसंबर को फार्मर्स डे होता है। अब आ गया हमारे पास 24 दिसंबर, उसको नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं। और उसके बाद आता है 25 दिसंबर, वो तो आप लोग जानते हैं, क्रिसमस तो होता ही है। पर क्रिसमस के साथ साथ 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मैंने आपको लेक्चर्स में कवर कराया है, सुशासन दिवस, गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। कैसी गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस डे। तो वो भी हम मनाते हैं 26 दिसंबर को, ठीक है। सॉरी, 25 दिसंबर को, 25 को है ये। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 26 को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे दिवस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनके ऊपर सवाल आ सकते हैं। ये दिसंबर मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे दिवस हैं जो हमसे सवाल किए जा सकते हैं, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे बन सकते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आपको मैं एक बार साथ साथ रिवाइज भी करवाती रहूं ये सारे दिवस के बारे में, क्योंकि इन दिवसों के ऊपर जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हर साल हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर डे, मेरे साथ नोट कर लेना सब लोगों ने सारे दिवस। अभी नेशनल कंज्यूमर डे में नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट आता है यहाँ पर, ठीक है। प्रेसिडेंट का यहाँ पर जो है इस दिन पास हुआ था ये, और जिसने जो है पुराना 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट लेकर के आया था, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, मतलब पास तो पहले ही हो गया था, प्रेसिडेंट ने उसको लागू किया था, तब से हमने ये बना दिया। अभी एक्ट क्या था? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यहाँ जो उपभोक्ता है वो क्या संरक्षण की बात कर रहा है? इसका यहाँ पर है कि भाई जो उपभोक्ताओं के अगेंस्ट, के विरुद्ध जो जितने भी संरक्षण है वो यहाँ पर प्रदान करना चाहिए। और जितने भी उपभोक्ता है उनको अनुचित व्यापार की जो उनकी प्रथाएं हैं, उनके अगेंस्ट रिपोर्ट करना और उनको उचित मुआवजा और निवारण की मांग करने का अधिकार है। और इस अधिनियम के अनुसार एक उत्पाद जो है निर्माता के मामले में तब उत्तरदायी होगा, कब होगा? अगर कोई भी जो उत्पाद है वो विनिर्माण है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कुछ गड़बड़ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से नहीं हुई है,
या फिर वो जो भी वो उत्पाद है उसके उत्पादन के दौरान जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग का जो बोला गया है वो फॉलो नहीं किया गया है, या उसमें वारंटी के अनुरूप नहीं है, वो वारंटी में नहीं आता है, या फिर उसको बताने के लिए उसके सही उपयोग के लिए निर्देश शामिल नहीं है। तो इन अधिनियमों में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक उपभोक्ता जो है यहाँ पर उत्तरदायी उत्तरदायी है, उसको मतलब यहाँ पर आंसरेबल है, उसको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है उसके साथ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप ये कर सकते हो, और इसके तहत आपको ये एक जागरूक अधिकार की नागरिक की एक अधिकार है यहाँ पर, जो आपको पता होनी चाहिए। सबने सुना है जागो ग्राहक जागो, सबने सुनी है ना ये? तो ये उसी के लिए बात हो रही है यहाँ पर। कोई भी यहाँ पर निर्माता या सेवा प्रदाता जो ऐसे झूठे या भ्रामक विज्ञापन करता है, उपभोक्ताओं के हित के लिए प्रतिकूल हो, 2 साल तक कारावास और 10 लाख रुपए का दंड उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर किसी के ऊपर भी ये पता चला है कि भाई उस पर्सन ने ये गलत किया है, तो उसके लिए आप 10 लाख का यहाँ पर और 2 साल तक की कारावास प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है प्रथम बार में तो ठीक है ये हो गया, लेकिन दोबारा से आप ये चीज करते हो तो आपको 5 साल तक की कारावास और 50 लाख तक का यहाँ पर जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। तो ये कुछ आपको थोड़े से फैक्ट्स है जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपको छोटा सा मैंने बताया है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इस पूरी चीज के ऊपर कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, इस पूरे का प्रोसेस जो है वो आपको एक बार पूरा आइडिया होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये क्या है कैसे है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो हमसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे इसके अंदर। कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री कपास का जो उद्योग है, कपास के उद्योग पे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो अब क्या है कि अभी जो एमएसपी लॉन्च किया जाता है, एमएसपी की इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो एमएसपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थक मूल्य। ये वो होता है जिसमें अगर सरकार के जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनकी अगर क्रॉप फेल हो जाती है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पर सरकार एक मिनिमम एक न्यूनतम उनको समर्थन एक मूल्य बताती है कि भाई इस प्राइस पर तो हम ये आपसे परचेज कर ही लेंगे वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ने जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने कपास की इसमें जो वृद्धि है उसके लिए मना कर दिया है कि उनके एमएसपी पे हम नहीं बताएंगे, मतलब हम उसको इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा एमएसपी के बारे में बता देती हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई एमएसपी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, छोटे छोटे से फैक्ट्स आपको मैं बता दूं कि एमएसपी क्या होता है। ठीक है ना, एमएसपी के बारे में कि आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि एमएसपी होता क्या है। न्यूनतम जो है ये एक ऐसा मूल्य होता है जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो भी निर्धारित किया जाता है, जो भी सरकार यहाँ पे निर्धारित करेगी उसी के तहत वो अमाउंट यहाँ पे निर्धारित होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या होता है ना कि जब बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, फार्मर द्वारा ज्यादा उत्पादन हो गया और बाजार में भी अधिक हो गई वो चीज, तो जो एक बाजार में यहाँ पर किसानों द्वारा जितना भी उत्पादित फसलें होंगी उसके लिए ऊपर ना एक निर्धारित एक तय की जाती है कि इतना रहेगा, और वो फिर सरकार ही उससे जो है वो परचेज कर सकती है फार्मर से इस चीज को। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं न्यूनतम। यहाँ पर भारत में पहली बार ये कब किया गया था? भारत में जो ये पूरा न्यूनतम दर है, मतलब ये जो पूरी एक अमाउंट है, ये मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। यहाँ पे जहाँ खाली स्पेस आएगा अभी, इधर तो नहीं है कहीं खाली स्पेस, यहाँ पे ठीक है, यहाँ मैं आपको लिखवा दी। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को। जो एमएसपी है यहाँ पर वो लॉन्च किया गया था 1966 से 67 के समय। ठीक है, और तब जो है पहली बार किसके लिए लॉन्च किया गया था? गेहूं के लिए। कितना? तब लॉन्च किया गया था 54 रुपए प्रति क्विंटल उस समय। ठीक है, ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब भारत के अंदर कृषि सुधार, हरित क्रांति ये सब लाने की कोशिश की जा रही थी, हरित क्रांति लाने की कोशिश कर रही थी ना सरकार। तो वर्तमान में कितनी चीजों के लिए होता है? 23 फसलों के लिए यहाँ पर करती है सरकार, 23 क्रॉप में, जिसके अंदर जो है हमारी धान आती है, हमारी गेहूं आती है, मक्का मक्का भी आती है, ज्वार, बाजरा आती है, रागी, चना,
अरहर, मूंग, सोयाबीन, तिल, ठीक है, इस तरीके की चीजें। और साथ ही साथ इसमें व्यवसायिक जो हमारी फसलें होती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैश क्रॉप्स, ये जो व्यवसायिक कैश क्रॉप्स होती हैं ये भी इसमें काउंट की जाती हैं, जैसे कि कॉटन, कपास, जूट, कच्चा जूट, और शुगर केन, गन्ना, ये सब भी आती है। ठीक है। अब ये सरकार में ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये, और ये लॉन्च कौन करता है, हमें ये तो पता है सरकार करती है, ऑब्वियस सी बात है सरकार ही करेगी ना। लेकिन सरकार में ये कार्य कौन करता है, सरकार भी अकेले थोड़ी डिसीजन लेती है, सरकार में कौन करता है ये काम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में। सीएसीपी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी। ये इस एमएसपी को हर वर्ष जो है इसको यहाँ पर बताती है, और इसको सुझाव भी यही देती है यहाँ पर। एग्रीकल्चर प्राइस की जो एक कमीशन है यही सारा कुछ काम देखती है, ठीक है ना। ये तो आपका थोड़ा सा एमएसपी के बारे में। अब हम आते हैं कपास की खेती के ऊपर, वही पढ़ रहे हैं ना हम, कपास की खेती। तो देखो भाई, जो हमारी कपास है यहाँ पर, वो कपास यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है भारत में जो है वो काफी बड़े अमाउंट में इसको ग्रो किया जाता है, सबसे बड़ा संगठित व्यापार क्षेत्र है ये। साथ ही साथ जो हमारी कॉटन है हमारी, ये कॉटन में हमारे भारत की कॉटन का एक अलग से नाम भी है, जो कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। हमारी कॉटन का नाम है कस्तूरी कॉटन। क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन। ये हमारी भारत का जो हमारी ये है कॉटन, उसका एक लोगो है। और हम कॉटन डे भी बनाते हैं, पता है कब मनाते हैं? अक्टूबर 7 को। ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर 16% से ज्यादा भारत की कैपिटल और 20% से ज्यादा हमारी लेबर लगी हुई है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें इंडिया में, तो 15 मिलियन लोग यहाँ पर हैं। और वर्ल्ड में सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, उत्पाद करने वाला, हम हमारा ही भारत है। और उगाने वाला क्षेत्र की बात करें तो हम सबसे बड़े में आते हैं। 50 से 60% जो है यहाँ पर उनको जो है औसत मजदूरी दर काफी कम मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अ, श्रम प्रधान जो उद्योग है उसमें जो है ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर औसत मजदूरी जो है, इसके ऊपर जो एक वेतन है वो काफी कम है। और इसी के लिए यहाँ पर डिजाइन और जो फैशन की यहाँ पर क्षमताएं हैं, इसमें सरकार अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है। अभी जो है कताई से लेकर के परिधान निर्माण तक सारी सुविधाएं भारत में अभी भी उपलब्ध है। और भारत जो है यहाँ पर पिछले कुछ समय से जो है काफी ज्यादा इसमें निवेश भी कर रहा है। और एक जो है आने वाले समय में जो है कोशिश की जाएगी कि और अच्छा उद्योग यहाँ पर किया जाए। देखिए, जहाँ पे कॉटन ऑलरेडी मिलती है वहां पर बहुत सही रहेगा ना कि भाई वहीं पर ही उगाया जाए इसको और सही सब कुछ किया जाए। तो पूरे भारत की 80% से ज्यादा जो कॉटन की इंडस्ट्रीज है ना, वो अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कोयम्बटूर में है। मतलब बेसिकली साउथ के रीजन में है, गुजरात से लेकर के कर्नाटका तक। ठीक है। ये कच्चा माल की तरह जाना जाता है, क्योंकि इसको पूरा जो है ये कच्चा माल है, क्योंकि विनिर्माण प्रक्रियाओं के दौरान भी इसका वजन कम नहीं होता है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना जो है वो आसान भी होता है, जिसके कारण इस उद्योग में उन शहरों में पाई जाने की संभावना अधिक होती है जहां पर परिवहन की सुविधा आसानी होती है, जैसे कि अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कोयम्बटूर। ये ऐसे इलाके जहाँ पे इसको ले जाना भी बहुत आसान होता है। और भारत जो है यहाँ पर हमारा वातावरण है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूती वस्त्र जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट देखने को मिलती है। एक समय ऐसा था जब सबसे ज्यादा शुरुआत के टाइम पीरियड में जो सूती वस्त्र है इसका निर्माण जो है मुंबई में ही केंद्रित रहा था, लेकिन आज इसका जो विस्तार है पूरा देश भर में किया जा चुका है। इसकी एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि एक किसी एक विशिष्ट राज्य में नहीं है, इसकी एक से अधिक स्थानों पर इसकी जो है अवेलेबिलिटी है, इसकी अवस्थिति जो है, जो इसकी
मिलती है वो काफी सारी जगह पर भी मिल जाती है, एक स्टेट में ही सिर्फ नहीं और जगह भी है। प्लस आपको ये भी पता होगा जो कपास उगाई जाती है इसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो काली मृदा और आर्द्र आर्द्र जलवायु की यहाँ पर उपयोगिता होती है। काली मृदा, ब्लैक कॉटन जो है सबसे आइडियल क्रॉप, सबसे आदर्श इसके लिए जो मिट्टी की जरूरत होती है वो यही होती है कहा जाता है। और साथ ही साथ जो ब्लैक सॉइल है इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेगुड़ सॉइल। और आसपास मुंबई है या अहमदाबाद है तो उसके आसपास बंदरगाह की सुविधाएं भी हैं। मुंबई में हमारे दो इम्पोर्टेंट मेजर पोर्ट हैं, एक तो मुंबई ही है महाराष्ट्र में, एक तो मुंबई है, और दूसरा है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसका पुराना नाम हुआ करता था नाहवा शेवा। और हमारे गुजरात में भी यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला पोर्ट, और कांडला पोर्ट जो है यहाँ पर अब इसका नाम भी चेंज हो गया है। क्या नाम हो गया है, इसका नाम अब हो गया दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट जो है वो यहाँ पर है। ये कांडला पोर्ट तो तब बनाया गया था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और उस समय जो सारा लोड था वो कराची पोर्ट से हट करके किसके पास चला गया था, सारा का सारा लोड आ गया था मुंबई पर। तो इसलिए जरूरत महसूस हुई थी इसको बनाने की, और तब ये बनाया भी गया था। ठीक है भाई, और लेबर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर, किफायती श्रम बल की भी यहाँ पर अच्छी खासी उपलब्धता हो जाती है, इसलिए ये यहाँ पर उगाना आसान हो जाता है। देखो अब यहाँ पर, अब मैंने बताया कि भाई मुंबई से और जगह पे भी शिफ्ट हो रहा है, तो मुंबई में पहले शुरुआती दिनों में था, अब ये और जगह पे भी शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है कि मुंबई से ज्यादा और जगह पर भी ये शिफ्ट हो रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर बेहतर परिवहन की सेवाएं भी मिल रही हैं, रेलवे लाइनें का विस्तार हो रहा है, देश भर में है भारत का जो है वो बहुत अच्छा रेल का एक नेटवर्क है। कोयला जहां पे मिलता है तो वहां पर ना बहुत इजी हो जाता है कि वहां पर पावर भी ऑलरेडी वहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन मिल जाती है। पोर्ट फैसिलिटीज कोलकाता, फाइनेंशियल सुविधाएं अच्छी हैं कानपुर, लैंड जो है वो बढ़ रहा है मुंबई में, तो यहाँ पर क्या है कि अच्छे खासे अमाउंट में जो पावर लूम से हटा करके आप और जगह पे भी इसको सेक्टर जो है वो कर रही हो। लेकिन कॉटन इंडस्ट्री पूरी में क्या चैलेंजेस हम देख सकते हैं? देखो कॉटन के ऊपर मैं ये नहीं कह रही कि मेंस पे आपका कोई एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आएगा, पर हाँ बिल्कुल आपके एग्जाम में MCQ जो है हमारे, उसमें ये सवाल बन सकता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस पे कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी भी इस पर ऐसे ही सवाल कर चुकी है। तो कच्चे कपास की कमी है यहाँ पर। ठीक है, कच्चे कपास की कमी, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ था तो हमारे भारत के सूती वस्त्र उद्योग को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि लंबे रेशे वाली कपास उगाने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लंबे रेशे वाली कपास की जरूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, अब आयात करना पड़ता है, उसको हमें बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, सो अब मशीन भी बहुत पुरानी हो गई है ना। अब जो हम जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बहुत पुरानी चलती आ रही है, और अब वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, और उसकी वजह से जो है पूरी प्रौद्योगिकी वो भी पुरानी है। अब उसमें उत्पादकता भी कम होती है और गुणवत्ता भी खराब है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। तो सरकार को अब नई यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, रिप्लेस करने की जरूरत है। और भारत में अभी तक सिर्फ 18 से 20 ही ऐसे करघे हैं जो स्वचालित से खुद से चलते हैं, ऑटोमेटिक है, जो कि बाकी कंट्री से बहुत कम है। स्वीडन में 92% है, बाकी सब कंट्रीज में आप देख रहे हो अच्छे खासे यहाँ पर ऑटोमेटिक है, इवन चाइना में भी हमसे ज्यादा है और पाकिस्तान में भी हमसे ज्यादा है। तो अभी भारत के अंदर इस चीज को जो है वो और इम्प्रूव करने की जरूरत है कि करघों को जो कॉटन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं आगे। प्लस यहाँ पर जो है जितनी भी आसपास की जो विद्युत सेवाएं हैं वो विद्युत सेवाएं अच्छी नहीं है, उसकी आपूर्ति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। तो जो कपड़ा मिलों के लिए आपको विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत होती है, वो उतने अमाउंट में नहीं हो पाती, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उतने अमाउंट में हो नहीं पाएगी, उसका इम्पैक्ट इस चीज पर देखने को मिलता है। तो ये वाले जो है ना एक ही काफी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। प्लस बाकी उन्नत देशों की तुलना में भारत की जो श्रम है वो उत्पादकता बेहद कम है। जैसे जापान में 30 करघे और संयुक्त राज्य में 60 करघों की तुलना में भारत का एक औसतन लगभग 2 करघे संभालता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि हमारे यहाँ पर लोग भी कम इन्वॉल्व है, श्रम जो है लेबर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हड़ताल भी बहुत होती रहती है क्योंकि लेबर स्ट्राइक्स वगैरह बहुत कॉमन है, और कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और कंपटीशन भी ज्यादा है। ठीक है, बाहर बाहर से भी काफी चीजें हम मंगाते हैं,
और बाकी सब कंट्री से भी काफी प्रोग्रेस हो रही है। तो इसके तहत जो हमारा कॉटन है ना, वो हमें और अब ज्यादा रिवाइव करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? रिवाइव करने की जरूरत है। तो रिवाइव अगर हो जाएगा कॉटन, तो और ज्यादा जो है उसके अंदर चीजें बेटर होनी लग जाएंगी अपने आप। अब सरकार ने इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या क्या नए नए कामों को किया है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या चीजें हमें सपोर्ट करी है। देखो, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है इस पूरे में कपास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूरा कर दिया है। ठीक है। मुद्रा योजना, सरकार जो है मुद्रा योजना लेके आई थी, जिसके अंदर आपको 10,000 प्रति बुनकर के लिए आपको यहाँ पर ऋण जो है, लोन, वो प्रोवाइड किया जाएगा। पीएम मित्र स्कीम, पार्कों की यहाँ पर स्थापना करी थी। मित्र की फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। जिसके अंदर क्या था कि आपका जो कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई, सारा कुछ एक साथ ही एक ही जगह पर एकीकृत हो जाएगा। मित्र पार्क्स, सब कुछ आपका एक ही जगह पे काम होगा। ऐसा नहीं कि एक काम किसी एक जगह पे हो रहा है, एक काम दूसरी दूसरी जगह पर हो रहा है। तो ये जो काम करने की चीज है ना, ये एक ही जगह पर यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिसके तहत क्या होगा, यहाँ पर सारी चीजें एक ही जगह पे हो जाएंगी। अब एक जगह पे होंगी तो आने जाने की पेमेंट बचेगी, सारा का सारा काम जो है यहाँ पर वो बचता जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा, यहाँ पर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे इसके अंदर, पूरा पूरा ये सारा कुछ हमारा इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी चीजें। इसमें सारी चीजों पर आपसे जो है एग्जाम में चीजें पूछी जाएंगी, मतलब हर एक पे ही इसके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल जो है अभी यहाँ पर लोकसभा में 2022 का जो भी सत्र हुआ है, उसके अंदर यहाँ पर इसको जन विश्वास बिल जो है यहाँ पर वो लेकर के आया गया। अभी जन विश्वास बिल क्या है? ठीक है, अभी रिसेंट ही बिल्कुल ये जो बिल है वो लेकर के आया गया। क्या होगा इसके अंदर, होगा क्या? जन विश्वास, नाम से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल साहब, वो इस चीज को लेकर के आए हैं 2022 में अभी। जिसके अंदर जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, व्यापार में सुगमता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं इस बिल में, थोड़ा सा इस बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे से ऐसे मामले होंगे, छोटे छोटे प्रावधान होते, कई छोटे मोटे मामलों में जो दंडनीय प्रावधान है उसको हम क्या कर देंगे, अब हम उसके ऊपर जो हम कहते हैं ना कि दंड लगा दिया जाएगा, दंड की जगह अब क्या किया जाएगा, दंड की जगह यहाँ पर उसमें मौद्रिक दंड होगा, मॉनिटरी, पैसों से इसको रिप्लेस करेंगे। इसका एक फीचर ये है, इसकी एक अनूठी विशेषता ये है कि अधिनियम में परिवर्तित होने के बाद प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति के बाद इसमें निर्धारित न्यूनतम की राशि में 10% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, जितना भी आपका फाइन होगा उसमें 10% की वृद्धि होगी हर 3 साल बाद। जिससे क्या होगा, जितने भी ऐसे जितने भी ऐसे केसेस हैं उनको आप कोर्ट में ले जाने से पहले ही सॉल्व कर लेंगे। और आपको जितनी भी छोटे मोटे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ऊर्जा संसाधनों को बचाने में और ये सब चीजों को बचाने में जो चीजें हैं, इसको रोका जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, जैसे कि अगर मैं ड्रग्स के ऊपर एक एक्ट करूं वो है, कॉस्मेटिक्स के ऊपर एक एक्ट है। ठीक है। और मोटर व्हीकल्स के ऊपर है, जो हमारी मोटर व्हीकल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, रेलवेज के ऊपर है। तो इनके एक्ट के तहत उनमें जो फाइन होता है ना, उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब होगा क्या इसमें, क्या होगा कि अगर आप पता है, जैसे भैया अगर आपको पता है कि अब आपका छोटे छोटे कामों के ऊपर भी फाइन लगेगा आपके, अगर आपने कुछ गलत काम किया है, तो उससे क्या होगा कि अगर आपको पता है कि भाई जेल भी हो जाएगी और फाइन भी लग सकता है छोटे मोटे अपराध के लिए, तो उसका कारावास का जो भय है ना, ये क्या होगा, लोगों में एक व्यक्तिगत विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और हमारा जो ये पूरा तंत्र है उसको इजी करेगा। पुराने नियमों और विनियमों का एक जाल जो है वो यहाँ पर भरोसे की कमी बनाता है, तो जन में विश्वास कैसे आएगा? क्योंकि आज के टाइम पे या ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम क्या है, न्यूनतम सरकार, अधिकतम अधिकतम शासन। लोग कम हो लेकिन शासन ज्यादा हो, ये मांग, समय की मांग है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ही ये काम किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि आप जो है नए नए कामों को, उद्यमशीलता, नवाचार, धन सृजन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कम जो है यहाँ पर जितने भी ऐसे हैं, एक उन पे ना, मतलब लोगों पे कम बर्डन डाल करके
जो है हम उसमें उत्पादकता के लिए समय निकालें, बेहतर तरीके से बाजार की दक्षता और कम विनियामक बोझों को माध्यम से प्रोत्साहन करें लोगों को, निवेशक की भावनाओं को और इम्प्रूव करें। ठीक है, ये सब काम है। तो यहाँ पर विश्वास को जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत ये पूरा बिल लेकर के आया गया है। सरकार ने ऐसा नहीं किया और स्टेप नहीं लिया, सरकार ने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफी अच्छे स्टेप्स पहले भी लिए हैं और आज भी लिए हैं। जैसे काफी सारे लेबर लॉस को जो है उन्होंने इकट्ठा करके उसके ऊपर एक अलग से प्रोविजन बनाया, श्रम सुविधा पोर्टल लेके आया कि भाई जो भी जिसके भी प्रॉब्लम है उसकी सुविधा को रिटर्न जमा करना है, कोई रिपोर्ट करनी है तो वो आप श्रम सुविधा पोर्टल के तहत कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी कमर्शियल कोर्ट्स के लिए सॉरी, जो भी हमारे कोर्ट्स है, अगर उनका कोई दिवालिया निकल गया, दिवालियापन के तहत उनके लिए एक अलग से न्यायालय वगैरह बनाया गया है यहाँ पर। और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है यहाँ पर जितने भी गैर अपराधीकरण है, जिनका उद्देश्य ही कपटपूर्ण उच्चारण से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर कंपनी अधिनियम के सभी प्रावधानों को अपराधीकरण की समाप्ति करना है। ठीक है, तो ये एक इसके मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अंदर काफी नए नए एक्ट्स को यहाँ पर चेंज किया है, जिसमें 19 ऐसी मिनिस्ट्री हैं जो इसके अंदर कार्यरत होंगी। 19 मिनिस्ट्री मिलकर के इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगी। तो बढ़िया काम है, इसके अंदर काफी अच्छी चीज सरकार जो है द्वारा की जा रही है। अभी पूरी तरह से लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि ये पूरा जो बिल है हमारा वो आगे चल के काफी प्रमोट करेगा। 108 पेज लंबा बिल है, काफी नई नई चेंजेस लेकर के आएगा और हमारे पूरे बिजनेस को पूरे हर जगह पे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया गया। अभी तो इसको कहाँ भेज दिया गया, अभी लोकसभा ने पास कर दिया, तो लोकसभा की जो एक कमिटी होती है जो सारे बिल्स को चेक करती है, वो वहां पर जो है इसको भेज दिया गया है और उसको लोग जो है वो चेक कर रहे हैं। और ये ऐसा बोला है कि वो कमिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और जो बजट सेशन आएगा 2023 का, बजट से शुरू हो जाएगा तब इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट कि इसमें क्या चेंजेस चाहिए, इसको कैसे पास करना है, वो सारी चीजें वहां पर ही प्रस्तुत कर दी जाएगी। ठीक है भाई। सो ये जन विश्वास बिल जो है वो समझ गए किस चीज को है, आपके ऊपर जो है फाइन्स को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, फाइन्स को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अभी तक तो फाइन्स जो है वो है ही, उसके अलावा भी यहाँ पर फाइन्स जो है वो बढ़ाई जाएंगी, तो यही इनकी यहाँ पर कोशिश है। बाकी देखो कि अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना अच्छा होने वाला है। अभी तक तो यही चीजें चल रही हैं, बाकी अभी ये देखा जाएगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर कितने प्रभावी रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये आपका जो पूरा आर्टिकल था, ये आपका आर्टिकल काफी जो है एग्जाम में जो पूछा आएगा यहाँ पर, वो हो सकता है आपका आर्टिकल यहाँ पर मे बी इस पे जो है कोई एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, बस यही है कि इसका एमसीक्यू बेस्ड ही यहाँ पर सवाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो अब हमारा फोर्थ आर्टिकल है, वो है रॉकेट लॉन्च री एंट्री ऑफ रॉकेट स्पेस डेब्रिस, स्पेस में मलबा। ठीक है, अभी जो है वो स्पेस डेब्रिस जैसी जो न्यूज है वो अभी यहाँ पर आ रही है। अब ये स्पेस डेब्रिस क्या चीज है या फिर इसके बारे में हमसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, स्पेस डेब्रिस का पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ। स्पेस डेब्रिस जो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कि स्पेस के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी क्या पड़ी हुई है, डेड सैटेलाइट्स है। बहुत सारी डेड सैटेलाइट्स पड़ी हुई हैं, अलग अलग सिस्टम की वजह से स्पेस में बहुत सारा जंक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपग्रह हैं उनकी यहाँ पर जितनी भी सैटेलाइट्स है उनको यहाँ पर दोबारा से एंटर करवाया जा रहा है। तो देखो भाई, यहाँ पर 140 से ज्यादा एक्सपर्ट विशेषज्ञ और गणमान्य लोगों ने यहाँ पर आउटर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिनमें उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो रॉकेट आप यहाँ पर जो लेकर के आते हैं अर्थ में, वो यहाँ पर अब मिशन कंप्लीट हो गए हैं। 6000 से ज्यादा ऑर्बिट्स में अभी यहाँ पर सैटेलाइट है, जिसमें ज्यादातर जो है वो निम्न पृथ्वी इतने किलोमीटर में है और बाकी जो है इतने किलोमीटर में अभी स्थित है, जिनमें
5,000 से ज्यादा जो है वो स्थापित वहां पे हो चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो रॉकेट की स्टेजेस होती है वो वहीं पर ही अभी अटकी हुई है। और अभी इसको क्लीन करने का जो अर्थ में जो जितना भी हम स्पेस को क्लीन करना चाहते हैं मलबे से साफ करने के लिए, वो जो है अभी काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। और कुछ जगह जो है यहाँ पर वो अर्थ में ही सरवाइव होने से जो है प्रवेश के दौरान नष्ट नहीं हो पा रही है। रॉकेट्स की आपको पता है, आपने अगर कोई मूवी देखी है या आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में कभी पढ़ा है तो आपको यहाँ पर पता होगा कि जो रॉकेट होता है उसके बहुत सारे ऐसे चरण होते हैं, कई चरणों में वो रॉकेट जो है वो लॉन्च होता है। ठीक है, रॉकेट का जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाता है वो रॉकेट जो है अपने कुछ एक विशेष हिस्से को अलग करता जाता है। तो यहाँ पर वो विशेष हिस्सा हिस्सा जो है वो अर्थ में ही अभी भी अटका हुआ है। कहाँ पर है अभी वो हिस्सा? तो अर्थ में ही अटका हुआ है ना। तो यही जो चीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसे ही हम स्पेस डेब्रिस कहते हैं। तो बहुत सारी सैटेलाइट्स में है अभी। तो यहाँ पर जो है इसकी री एंट्री, नियंत्रित तरीके से इसका पुनर्निवेश कराना है, उसकी एक प्रक्रिया है जिसके दौरान जो है रॉकेट के मलबे को एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र में गिराया जाता है, जिसके लिहाज से उसको सही माना जाता है। भाई पहले ही डिसाइड किया जाता है कि उस रॉकेट के मलबे को कहाँ गिराया जाएगा, ताकि ठीक है जहां पे ऑलरेडी कम मलबा है ना वहीं पर उस रॉकेट के पूरे एरिया को गिराया जाता है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, अनगाइडेड चल रहा है। कई जगह पे तो गाइड किया हुआ है, कई जगह पे उसको गाइड ही नहीं किया हुआ है। तो ये काफी सारे इसके जो है वो तरीके देखने को आपको मिल रहे हैं। सो इस तरीके की चीजें आपको पूरे रॉकेट और स्पेस में ये सब देखने को मिलेगा। छोटे छोटे स्पीसीज गिरते जाते हैं, ये बेसिकली यही पूरी स्पेस के अंदर स्पेस डेब्रिस को यही समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल्स में लिखा है वो यही है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ क्योंकि यही पूरी बात लिखी है। बाकी यहाँ पर जो है काफी इनके जो है काफी सारी चीजें इसके बारे में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इसके लिए पब्लिशिंग भी काफी सारी की गई है, जिसमें अलग अलग बातें यहाँ पर कही गई हैं। पब्लिशिंग करके काफी नई नई बातों को यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। सो जैसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 ने यहाँ पर अपना बताया है। इंटरनेशनल बाइंडिंग नहीं है कि आपने कैसे करना है, लेकिन यही है कि अगर आपका कुछ यहाँ पर जो है कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कंट्री को यहाँ पर डैमेज भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये वही सारी टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। ठीक है ना। सो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट टर्म है हमारी ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ पूरी तरीके से। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी भी अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुके हैं, क्योंकि उस समय टर्म न्यूज में आ गई थी, इसलिए यूपीएससी ने भी सवाल किया। मैं समझाती हूँ ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन का मतलब क्या है? एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंट वॉशिंग करने का मतलब आप एनवायरमेंट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। एनवायरमेंट के नाम पे झूठ बोलने को हम क्या कहते हैं? ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग एक वो होता है कि किसी कंपनी के उत्पाद में पर्यावरण के अनुकूल बता करके ये गलत धारणा और भ्रामक जानकारी देने की प्रक्रिया होती है। आप ये दावा करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपका कंपनी उत्पाद बना रही है वो पर्यावरण के अनुकूल है या पर्यावरण में उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं डल रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई नकारात्मक नहीं है तो बल्कि सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। इसे हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग करना। ग्रीन वॉशिंग जो है वो तब भी आता है जब कोई व्यवसाय किसी उत्पाद के सकारात्मक गुणों पर ज्यादा जोर देता है और अपने नकारात्मक जो हानि है ना उसकी वो छुपाने की कोशिश की जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इस चीज को कई बार जो है यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने कई बार लेके आने की कोशिश करी है। उन्होंने कई बार बताया है कि जो भी पर्यावरण है उसमें भ्रमक लेबल लगा लेना, ट्रेड ऑफ छुपाने के माध्यम से ये करते हैं। बोला जाता है कि हाँ भाई ये चीज तो बिल्कुल ठीक है पर वो चीज तो गलत होती है। ग्रीन शीन की तरह भी इसको बोला जाता है कि पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे उत्पाद है तो इनकी अब उनकी मांग ज्यादा है तो उसको बेचो, उसको और ज्यादा तरीके से बेचते जाओ। तो वो ये चीज यहाँ पर की गई है। ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि भाई इसमें कोई रसायन नहीं है, केमिकल फ्री है, इसको दोबारा से हम उपयोग भी कर सकते हैं, इसमें रिसोर्सेज भी कम लगे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। कुछ नहीं है, आज के टाइम पे आप देख रहे हो ऐसे ही हो रहा है। एक प्रोडक्ट के आगे ऑर्गेनिक लगाया, बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। कुछ नहीं देखते वो ऑर्गेनिक है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस उसके नाम के आगे ऑर्गेनिक लगा दो, तो लोगों को लगता है ओ भाई हमने तो क्या ही बढ़िया खाना खा लिया। उनको लगता है हम तो कितने हेल्दी है, हम तो कितना अच्छा खाना खाते हैं, हम तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ना वो गलत है यहाँ पर। इसी चीज को जो है प्रमोट ना करने को जो है क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब जो है यहाँ पर वही खत्म करने की बात की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोग जो है इस चीज को जो प्रमोट कर रहे हैं उसको स्टॉप करने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है ना, जो ये प्रमोशन किया जा रहा है उसको स्टॉप करने की यहाँ पर नीड है ग्रीन वॉशिंग को। ये टर्म कैसे निकल के आई थी ग्रीन वॉशिंग? ये टर्म निकल के आई थी 1960 में, जब यहाँ पर कोई होटल इंडस्ट्री ने बोला था कि भाई उनके जितने भी यहाँ पर जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से, होटल रूम है वो सब कुछ सही है। और उन्होंने बोला मेहमानों से जो है हम यहाँ पर जो है पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से उन्होंने तौलियों का पुनर्उपयोग करने का आदरण दिया था। इस दौरान कपड़े धोने की लागत कम का लाभ उठाने वाले होटलों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ था। बहुत सारी कंपनीज हैं ये काम के, बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं। दुनिया के जितने भी कार्बन उत्सर्जक हैं, जितने भी कार्बन एमिटर्स हैं, वो यहाँ पर अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हम तो सब कुछ एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम तो नाम के आगे ही ऑर्गेनिक लगा के हम तो सब कुछ यहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट के भीतर रह करके काम करते हैं। हमारा कुछ भी जो है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट तो जाता ही नहीं है, हमारा सारे काम एनवायरनमेंट के साथ रह करके होते हैं, क्योंकि होता है ना कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो यूज करेंगे, ऐसा बहुत होता है। तो यही बात इन्होंने भी कर दी थी। ऐसे बहुत सी कंपनी के ऊपर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन वॉश जो है वो ये दावा किया जाता है कि वो जितने भी बाकी उनके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर प्राकृतिक भी है, संपूर्ण भी है और रसायन से मुक्त है। इस बात का दावा करती है कि पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है और ये हमारे पर्यावरण को हार्म नहीं करके पर्यावरण को यहाँ पर बेटर बनाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर किया गया, इसी को ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है कि आप ये प्रमोट कर रहे हो जबरदस्ती कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट के अनुकूल हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स, उसमें कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, पर्यावरण के अनुकूल मार्केट यहाँ पर करना, ठीक है, उनको जो है जो भी उसमें लागू होने वाली चीजें हैं उनको यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट से जुड़े हुए चीजों को यहाँ पर लागू करना, जो भी आप मनी अर्न कर रहे हो उसको आप कार्बन के प्रोजेक्ट्स में लगा दो। तो वही है, और आज के समय में यहाँ पर जो है ये किया भी गया है कि एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर पैकेजिंग और विज्ञापन में ही आप खरीद के चीजों का दावा कर देते हो, बहुत से लोग करते हैं इस चीज को, है ना। आप जो है पर्यावरण के दावे को स्पष्ट करते हो, आप पैकेजिंग और इन सब चीजों के ऊपर लिखना शुरू कर देते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अगर किसी भी उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा की तुलना में आपको चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बेटर है, तो आपको यहाँ पर उसको पुष्टि भी करनी है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग हमारा पूरा ये आर्टिकल है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल की तरफ जो कहता है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए, सबसे पहले एक्चुअली में यही एक अग्रीमेंट हुआ करता था यूएन की तरफ से। अभी क्या हुआ है कि जो ये पूरा अग्रीमेंट है इसको यहाँ पर जो है वो निकाल के लेकर के आया गया है। देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे अभी जो है पूरा एक व्यापार में कानून यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन जो है हमारा डब्ल्यूटीओ, उसके रिपोर्ट में भी ये चीज डिसाइड की गई है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर जो 25% और 10% के जो शुल्क लगाई जाती है, जो टैरिफ लगाया जाता है, जो कि कब स्टार्ट किया गया था, डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, वो डब्ल्यूटीओ के लॉज के साथ पैरेलल नहीं है, वो गलत लॉज हैं जो कि अभी सही नहीं चल रहे हैं। तो ये मामला जो है अभी यहाँ पर नॉर्वे, चीन, स्विट्जरलैंड और टर्की जो है उसके द्वारा यहाँ पर लाया गया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि यूएस जो है वो इस अग्रीमेंट का, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का आर्टिकल 2 को यहाँ पर खत्म कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो एक सैंक्शंस लगा रहा है। ठीक है, और आर्टिकल जो 1 है उसको भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यूएस ने काफी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी है, पर अभी तक तो इसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक एक्शन लिया नहीं गया है इस पूरे चीज के ऊपर। जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ क्या चीज है, पहले मैं ये समझा दूं आप लोगों को। कई देशों के बीच में एक समझौता किया गया था जिसका ये उद्देश्य था कि जितने भी हमारे प्रतिबंध चल रहे हैं ट्रेड के ऊपर, जैसे सब्सिडी जैसी चीजों के ऊपर, उनको समाप्त करके हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और प्रोत्साहित करेंगे। ये जो है सब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जितनी भी इकोनॉमी को नुकसान हुआ था उसको रिकवर करने के लिए इस पूरे चीज को स्टार्ट की गई है। 1944 की जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश किया था, उसी के तहत इसको स्टार्ट किया गया था।
ताकि क्या प्रमोट किया जा सके, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं ट्रेड को लेकर के, उसको प्रमोट करके हम लोग जो है वो सॉल्यूशन उसका कोई ना कोई इस पे सॉल्यूशन जो है वो निकाल सके। ठीक है, उस समय जो है इस पूरे ट्रेड और टैरिफ अग्रीमेंट को 1947 में जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में है, जो 23 कंट्री द्वारा साइन किया गया था 1 जनवरी 1948 में। जिसका जो है वो क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हमारे व्यापारिक व्यापार पर शुल्क लगाया जाता है उसको यहाँ पर कम करना है। तो 1948 से 1955 तक गैट ही चलता था, लेकिन 1995 में 1 जनवरी को डब्ल्यूटीओ लेके आ गया, क्योंकि क्या था ना कि गैट जो है ना उसमें संरचनात्मक खामियां थी। क्या था ना कि ये रिपोर्ट जो है ना एक गैट एक राउंड की तरह इंप्लीमेंट होता था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं, कोई संगठन तो था नहीं, इसको लोग मानते भी नहीं थे उतना ज्यादा, ये संगठन नहीं था जिसके तहत इसका एक सेक्रेटरीट नहीं था, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर एक अग्रीमेंट को सब लोग मानते ही नहीं थे, जिसकी वजह से जो है डब्ल्यूटीओ को लाने की जरूरत पड़ गई। और उसी के तहत यहाँ पर इसको लाया गया था डब्ल्यूटीओ को, जिसने यही बताया है प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को सॉल्व करती है, एक्सपोर्ट अर्निंग सारी चीजों के बारे में लिखवाती है, बताती है। और साथ ही साथ उसके एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा संगठन के रूप में काम करती है, जिसके तहत एक्टिविटीज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सारे आर्टिकल्स। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका फर्स्ट आर्टिकल है एडजर्नमेंट साइन डाई। अनियतकालीन संगठन स्थगन करना। ठीक है, अनियमित कालीन के लिए उसको क्या कर देना, स्थगित कर देना। तो क्या होता है ये, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए आप पूरी एक हमारी जो पार्लियामेंट की बैठक है उसको क्या कर रहे हो, स्थगित कर रहे हो। और ये सिर्फ उस वक्त का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी, उन्हीं के पास ये चीज होती है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है, पार्लियामेंट में ये चीज की जाती है। और पार्लियामेंट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब कि स्पीकर है जो लोकसभा का, वो ये काम करेगा। और जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो ये काम कर सकता है। सिर्फ इन दोनों के पास ही इस चीज का अधिकार होता है। ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई, इसका मतलब होता है कि अभी नहीं पता कब मिलेंगे। साइन डाई का मतलब यही होता है कि अब डिले है यहाँ पर, मतलब इसका मतलब होता है विदाउट एनी फ्यूचर डेट डेजिग्नेटेड। कोई आपको फ्यूचर डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इस पूरे को हम कहते हैं यहाँ पर एडजर्नमेंट साइन डाई। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक, ये होता है। ठीक है ना, फिर आता है हमारा गृह। गृह एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, क्या चीज है गृह। गृह जो है हमारे सामने, ये एक तरीके का एक असेसमेंट है। ठीक है, ये गृह प्रवेश मत समझ लेना कहीं, ये गृह एक जो है एक तरीके से एक समिट भी होता है इसका। ये जो है ये टेरी ने, टेरी जो है वो एक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एस्टैब्लिश करा है, जिसको जो यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की ऐसी हरित भवन है उनको रेटिंग्स देती है। इंडिया का खुद का बनाया हुआ ये पूरा समिट है, जिसके तहत ये सब चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये बताती है कि जितनी भी प्लेसेस हैं यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा बिल्टअप, उस बिल्डिंग की लाइफ साइकिल को बताती है। वो भी कहती है कि भाई एक बिल्डिंग का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो ये बताते हैं कि बिल्डिंग्स की क्या परफॉर्मेंस है, उसे हम कहते हैं गृह। गृह का मतलब क्या होता है, गृह एक संस्कृत वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, आपका रहना, एडोब, आपका स्थान जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये वही, ये बिल्डिंग, गृह मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। यूएन का ही एक इसका एक रूप है ये जो यहाँ पर लेके आया गया है भाई, कि इसमें कितना वाटर यूज हो रहा है, कितना पॉल्यूशन है, मतलब हर चीज आपको एक बिल्डिंग के रूप में यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है ना, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, घर का हो गया, उसमें ये सारी चीजें यहाँ पर ये बताता है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। ज्यादातर आर्टिकल्स आपके जितने भी थे वो आपके जुड़े हुए थे सारे प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो ज्यादातर तो आपको एमसीक्यू बेस्ड पे ही सारी चीजें मिल रही है, इसमें आपको इतना सारा लर्न करना है, याद रखना है, सारी की सारी चीजों को लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। शुक्रिया, जय हिंद।